हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकोनॉमी स्पेशल बैच जो हमारा चल रहा है उसमें आज का टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। जैसा मैं हर क्लास के प्रारंभ में बताता हूं, नए लोग जो हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, इकोनॉमी स्पेशल बैच हमने यूट्यूब पे प्रारंभ किया है। पूर्णतः निःशुल्क ये बैच है और यूट्यूब पर इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, मुख्य रूप से सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसमें इकोनॉमी के जितने भी प्रकार के टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने इस बैच के अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया है। न केवल सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के लिए अपितु अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी रहने वाला है। तो इसी कड़ी में क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम देखेंगे वो देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी के द्वारा, एनडीपी के द्वारा, जीएनपी के द्वारा, एनएनपी के द्वारा और पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय के द्वारा की जाती है। क्या होता है जीडीपी, एनएनपी या जीएनपी और एनएनपी या प्रति व्यक्ति आय, इसको आने वाली क्लास में हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जीडीपी की गणना में किन किन वस्तुओं को तो सम्मिलित किया जाता है और किन वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। उसके पश्चात हम देखेंगे कि जीडीपी का कैलकुलेशन किया किसके द्वारा जाता है और कैलकुलेशन करने के या जीडीपी की गणना करने के तरीके या मेथड कौन कौन से हैं और क्या इन तरीकों में कोई बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किए गए हैं, ये बदलाव क्यों किए गए हैं और इन बदलावों से जीडीपी की कैलकुलेशन में क्या सुधार हुआ है, इसको हम देखने वाले हैं। और अंत में हम देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होती है और साथ ही साथ देखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो आइए पहले बिंदु के साथ हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी देश के लिए उस देश की सीमा के भीतर यानी विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन उत्पादित होने वाली वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। प्रायः जीडीपी की जो गणना की जाती है वो प्रत्येक देश के लिए वार्षिक रूप से की जाती है। तो हम कह सकते हैं एक वर्ष की अवधि के दौरान, हम कह सकते हैं कि एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश की सीमा के भीतर, किसी देश की बाउंड्री के भीतर जो वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती हैं उन वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक जो मूल्य होता है वही क्या कहलाता है? उस देश की उस वर्ष की जीडीपी कहलाता है। एक एग्जांपल से मैं और आपको इसमें क्लियर करूं। देखिए, ये माना कोई देश है, ये उस देश की बाउंड्री है, ए नाम का कोई देश है, इसमें एक्स, वाई और जेड नाम की माना क्या होती है? तीन ही वस्तुओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। अब ये जो एक्स वस्तु है इसकी कितनी यूनिट उत्पादित होती है? माना 2। वाई की कितनी यूनिट उत्पादन होती है? 3। और जेड की कितनी यूनिट उत्पादन होता है? माना 4। अब ये जो एक्स वस्तु है इसका जो मूल्य है, एक यूनिट का जो मूल्य है वो हम मान के चलते हैं कितना? 5 रुपए। इसी प्रकार वाई जो है उसकी एक यूनिट का मूल्य हम मान के चलते हैं कितना? 10 रुपए। और जेड जो है उसके एक यूनिट का मूल्य हम मान के चलते हैं 20 रुपए। ठीक है, तो एक्स जो है उसका कुल उत्पादन कितना हुआ? 10 रुपए। वाई जो है उसका 30 रुपए और जेड का उत्पादन कितना हुआ? 80 रुपए। यानी एक्स, वाई, जेड जो वस्तुएं उत्पादित हुई उनका मौद्रिक मूल्य कितना कितना हो गया? 10 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 80 रुपए और 30 रुपए। यानी कि कुल जो मूल्य उत्पादित हुआ वो कितना हुआ? 80 प्लस 30 प्लस 10, यानी कि कितना हो गया? 90 और 30 120 रुपए। तो इस देश ए की जीडीपी को हम क्या कहेंगे? 120 रुपए इस देश की क्या है? जीडीपी है। ठीक है, अब आपके मन में अगला जो प्रश्न उठ रहा होगा वो ये उठ रहा होगा कि आपने जीडीपी के बारे में जब पढ़ा है तो उसमें आपने प्रतिशत के बारे में पढ़ा है। जैसे कभी कभार आप समाचार पत्रों में पढ़ते हो कि 2011 की अपेक्षा 2012 में जीडीपी में जो ग्रोथ रेट रही या वृद्धि दर रही वो कितने प्रतिशत रही? 3% रही। तो ये प्रतिशत अब यहां बीच में कहां आ गया? क्योंकि आपने देखा कि जीडीपी क्या होती है? वस्तु और सेवाओं का क्या होता है? मौद्रिक मूल्य होता है जो एक वर्ष की अवधि के दौरान देश की सीमा के भीतर उत्पादित हुई है। तो मौद्रिक मूल्य रुपए में निकलेगा, लेकिन ये प्रतिशत बीच में कहां से आ गया उसे हम समझते हैं। देखिए, ये हमने देश ए की एक एग्जांपल की बात की थी। माना 120 रुपए का जो ये उत्पादन हो रहा है या जीडीपी है वो कितनी है? 2011 की है, सपोज हम मान के चलते हैं।
अब वर्ष आता है 2012 में। 2012 में भी माना इस देश में XYZ नाम की ही 3 वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन X जो वस्तु है उसका उत्पादन 5 यूनिट की X जो वस्तु है उसका उत्पादन 2 यूनिट की जगह अब कितना हो जाता है, 3 यूनिट हो जाता है। और मूल्य हमने देखा था 5 रुपए, तो अब कितना हो गया, 5 दिए 15, यानी इस 10 की जगह कितना हो गया, 15। तो क्या हो गया, अब कुल जो जीडीपी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी 125 रुपए बढ़कर हो जाएगी। यानी कि 2012 में अब जीडीपी कितनी हो गई, 125 रुपए। जो 120 थी वो बढ़ के कितनी होगी, 125 रुपए। किसमें, रुपए के मूल्य में। अब प्रतिशत के यदि हम निकालें तो प्रतिशत बढ़ोतरी को यदि हम निकालेंगे तो कितना बढ़ी, 5 रुपए। कितने पे, 120 में। तो 5/120 गुणा 100। इस तरह से हम क्या निकालते हैं, प्रतिशत में जब क्या निकालते हैं, जीडीपी को निकालते हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा, तो हमें जीडीपी की ग्रोथ रेट मिलती है या जीडीपी की वृद्धि दर मिलती है, जो कि अक्सर आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। तो ये बात करी हमने जीडीपी के कॉन्सेप्ट की, जीडीपी के अवधारणा की। अब अगला जो टर्म है वो है एनडीपी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। आइए देखते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। अभी हमने जीडीपी की बात की थी। जीडीपी क्या था, देश में उत्पादित होने वाली, देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित होने वाली वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य। वस्तु व सेवा जो देश के भीतर उत्पादित हो रही हैं, इनका जो मूल्य है, मौद्रिक मूल्य है, वही देश की क्या होती है, जीडीपी होती है। अब इस जीडीपी में से यदि हम क्या घटा दें, जब भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है तो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में क्या लगता है, मशीनरी का प्रयोग होता है। मशीनरी का क्या होता है, प्रयोग होता है। और इस मशीनरी से जब क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, इस मशीनरी में क्या होता है, हास होता है। ठीक है ना। इस हास को क्या कह देते हैं, मूल्य हास। यानी कि जो भी पूंजी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में लगाई जाती है, उस मशीनरी की पूंजी में कुछ क्या हुआ, हास हुआ उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान। तो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जो मूल्य हास होता है, उस मूल्य हास को, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डेप्रिसिएशन को, यदि जीडीपी में से घटा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एनडीपी। तो कहने का तात्पर्य है एनडीपी क्या होता है, जीडीपी में से हम क्या घटा दें, मूल्यह्रास को जब घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला जो टर्म है वो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, जिसे कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी क्या होता है, जीडीपी, और जीडीपी में क्या जोड़ दें, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को यदि जीडीपी में जोड़ दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जीएनपी प्राप्त हो जाती है। तो जीडीपी क्या होती है ये तो अब हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें जो जोड़ा गया टर्म है वो है विदेशों से होने वाली शुद्ध आय। अब देखिए, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का तात्पर्य है कुछ आय हमारे यहां से विदेश को जाती है और कुछ आय विदेश से हमें प्राप्त होती है। वो किस किस प्रकार से होती है, 4 प्रकार से। पहला बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको समझते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या तात्पर्य होता है, माना यह हमारा देश है इंडिया, और ये हमने देश की बात करी किसी दूसरे, मान लो यूएसए या अमेरिका। अब इंडिया से कुछ क्या होगा, कुछ चीजें एक्सपोर्ट होके कहां जाएंगी, यूएसए में जाएंगी, और इस एक्सपोर्ट के बदले यूएसए क्या देगा, हमें पैसा देगा। पैसा देके ही तो क्या करेगा, इंडिया से इंपोर्ट करके ले जाएगा। तो यहां से यूएसए से हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ चीजें क्या होंगी, यूएसए से हम क्या लेके आएंगे, इंपोर्ट करके लेके आएंगे या आयात करके लेके आएंगे। तो जब हम आयात करके लेके आएंगे तो हम क्या देंगे, यूएसए को क्या देंगे, पैसा उसके बदले में देंगे। यानी यूएसए से पैसा आ भी रहा है और यूएसए को पैसा जा भी रहा है। किसके कारण, आयात और निर्यात के कारण। जब भी विदेशी व्यापार किया जाता है तो कुछ मात्रा में पैसा आता है और कुछ मात्रा में पैसा बाहर जाता है। यदि हमारे आयात ज्यादा हैं और निर्यात कम है तो आयात ज्यादा
होने का तात्पर्य है कि हम अधिक पैसा आयात के लिए दूसरे देश को दे रहे हैं, और निर्यात कम है तो इसका तात्पर्य क्या है, निर्यात हमारे कम है तो पैसा जो वहां से आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होता है। कुछ देशों के लिए क्या हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। कब हो सकता है प्लस में, जब उनके निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो, तो नेट पैसा देश के अंदर आएगा। दूसरा मद जो है विदेशों से प्राप्त आय में, वो है बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हमारा देश इंडिया बात करी हमने, दूसरा देश माना यूएसए का हमने एग्जाम्पल लिया। अब भारत भी क्या देता है, ऋण देता है यूएसए को, इसी प्रकार यूएसए भी माना कोई ऋण क्या देता है, भारत को देता है। जब भी ऋण एक देश से दूसरे देश को क्या करा जाता है, दिया जाता है, तो क्या करा जाएगा, ऋण के बदले में भारत अगर ऋण देगा यूएसए को, तो यूएसए क्या देगा, इसके बदले में ब्याज देगा। इसी प्रकार यूएसए ने भारत को जो ऋण दिया है उसके बदले में भारत इसको क्या चुकाएगा, ब्याज चुकाएगा। यानी ब्याज के रूप में पैसा आता भी है और ब्याज के रूप में पैसा जाता भी है दूसरे देश की ओर। यदि हमने अधिक मात्रा में ऋण दूसरे देशों को दिया है तो अधिक मात्रा में ब्याज हमें प्राप्त होगा। तो ये राशि हमारे लिए क्या हो सकती है, सरप्लस भी हो सकती है और माइनस या नेगेटिव में भी हो सकती है। वो निर्भर करता है कि किस देश ने दूसरे देशों को कर्ज ज्यादा लिया है या दिया है, या दूसरे देशों से कर्ज ज्यादा लिया है। तो इसका जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तीसरा जो मद है वो है बैलेंस ऑफ डिविडेंड। आइए इसको समझते हैं, इसे भी उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। वही उदाहरण लेंगे, भारत का उदाहरण ले लें हम, और एक तरफ हमने लिया किसका उदाहरण, यूएसए का, अमेरिका का। अब क्या होगा, भारत क्या करता है, यूएसए की कंपनियों में जाके क्या करते हैं, भारत के कुछ लोग या भारत की सरकार यूएसए में माना क्या करती है, कोई क्या करती है, निवेश करती है। तो निवेश जब कंपनी में किया जाता है तो बदले में क्या प्राप्त होता है, डिविडेंड या लाभांश। किसी कंपनी के शेयरों में निवेश किया, यदि उस कंपनी को लाभ होता है तो लाभांश वितरित किया जाता है जिस जिस व्यक्ति के पास में शेयर होते हैं उसको। ठीक है, इसी प्रकार यूएसए भी क्या करता है, भारत में आके क्या करता है, निवेश करता है, और यहां से लाभांश कहां जाता है, यूएसए को जाता है। यानी लाभांश प्राप्त भी होता है और लाभांश दिया भी जाता है। इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ डिविडेंड कहलाता है। तो ये हो गया तीसरा मद विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का। चौथा जो मद होता है वो होता है बैलेंस ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस। बैलेंस ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस, बैलेंस ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस क्या होता है, आइए इसको भी समझते हैं। इसको भी हम वही एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि प्राइवेट रेमिटेंस का बैलेंस क्या होता है, भारत, और इधर हम बात करते हैं यूएसए। अब देखिए, भारत के कुछ लोग जाकर यूएसए में काम करते हैं, भारत के कुछ लोग जाके कहाँ काम कर रहे हैं, यूएसए में जाके काम कर रहे हैं, और यहां ये पैसा कमाएंगे और पैसा कमाकर कहां करेंगे, पैसा कमाते हैं और पैसा कमाकर कहां भेजेंगे, ये भारत में भेजेंगे। इसी प्रकार अमेरिका के कुछ लोग, यूएसए के कुछ लोग भारत में क्या करते हैं, काम करते हैं, और यहां से पैसा कमाकर कहां भेजते हैं, यूएसए में भेजते हैं। यानी कुछ पैसा भारत से अमेरिका के लोग यहां रहकर कमा कर ले जाते हैं, जबकि कुछ पैसा वहां से यहां भेजते हैं। इस पैसे को ही क्या कहा जाता है, प्राइवेट रेमिटेंस कहा जाता है। और कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है प्राइवेट रेमिटेंस के रूप में, उसके अंतर को क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस कहलाता है। तो विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय इन चारों कारकों पर निर्भर करती है, किसी देश के बैलेंस ऑफ ट्रेड पे, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट पे, बैलेंस ऑफ डिविडेंड पे और बैलेंस ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस पे निर्भर करती है। और ये जो विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध जो आय है वो किसी देश के लिए क्या हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। धनात्मक कब होगी, जब क्या होगा, इसका जो बैलेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अर्थात निर्यात ज्यादा होंगे और आयात कम होंगे। इसी प्रकार दिया गया जो ब्याज हैगा वो कम होगा और प्राप्त ब्याज अधिक होगा। इसी प्रकार प्राप्त लाभांश अधिक होगा और दिया गया लाभांश कम होगा। इसी प्रकार प्राप्त रेमिटेंस क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन दिया गया जो रेमिटेंस है वो क्या हो, कम हो। तब ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, प्लस बनाती हैं या धनात्मक राशि बनाती हैं। और जीडीपी में धनात्मक कोई संख्या जुड़ती है तो हम कह सकते हैं, धनात्मक का तात्पर्य है जीएनपी, और जीडीपी में कुछ जुड़कर जीएनपी बनेगा, यानी जीएनपी क्या हो जाती है, जीडीपी से बड़ी हो जाती है। कब,
जब क्या हो, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय क्या हो, ज्यादा हो, तब जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होती है। लेकिन यदि इसका उल्टा हो, अर्थात ये सारी राशि मिलकर क्या हो, ऋणात्मक हो, तब क्या होगा, यानी विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय ऋणात्मक हो, उस स्थिति में क्या होगा, जीडीपी क्या होगी, जीएनपी से अधिक होगी। अक्सर विकसित देशों के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जीएनपी जीडीपी से ज्यादा होती है, क्योंकि विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय जो होती है वो धनात्मक होती है, जबकि विकासशील या अल्प विकसित देशों के लिए जीडीपी जीएनपी से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। अब हम बात करें स्पेसिफिकली भारत के संदर्भ में कि भारत के संदर्भ में स्थिति क्या है। तो भारत के संदर्भ में हम स्थिति को यदि देखें तो भारत के लिए निर्यात जो है भारत के विदेशों को, वो अपेक्षाकृत कम है आयात की अपेक्षा, यानी भारत के आयात अधिक है और निर्यात कम है। तो आयात के लिए, निर्यात के लिए भारत पैसा चुकाता अधिक है और प्राप्त उसे क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब ये जो राशि आती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के लिए जो आता है वो क्या आता है, ऋणात्मक आता है। इसी प्रकार भारत ऋण लेता अधिक है और देता कम है, विदेशी ऋण लेता अधिक मात्रा में है और देता कम मात्रा में। यही कारण है कि भारत को ब्याज चुकाना अधिक होता है और उसे प्राप्त ब्याज कम होता है। तो ये राशि भी भारत के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी प्रकार अन्य देशों में भारत जो निवेश करता है उसकी अपेक्षा अन्य देश भारत में क्या करते हैं, अधिक निवेश करते हैं, जिससे दिया गया लाभांश अधिक होता है और प्राप्त लाभांश कम होता है, जिससे ये राशि भी क्या आती है, ऋणात्मक आती है। और बैलेंस ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस, अर्थात अन्य देशों के लोग भारत में कार्य करके जो पैसा कमाते हैं उसकी अपेक्षा भारत के लोग अन्य देशों में काम करके पैसा ज्यादा कमाते हैं। तो यहां पैसा आता अधिक है, जाता कम है। तो ये राशि जो भारत के लिए है वो प्लस आती है। लेकिन परिणामिक रूप से यदि हम देखें, 3 राशि प्लस, माइनस और 1 प्लस, तो परिणाम जो निकलता है वो क्या होता है, माइनस या ऋणात्मक। यानी इन सभी का योग भारत के लिए क्या आता है, ऋणात्मक आता है। और जब ऋणात्मक आता है तो इसका तात्पर्य क्या होगा, जीएनपी क्या होगा, जीडीपी, और यहां क्या होगा, कुछ ना कुछ राशि माइनस होगी। उसका तात्पर्य क्या हो गया, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया, कम हो गया, किससे, जीडीपी से, भारत के लिए। तो ये बात करी हमने जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। आगे चलते हैं और बात करते हैं एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो एनएनपी क्या होता है, जीएनपी में से मूल्यह्रास को यदि घटा दिया जाए। जीएनपी क्या होता है, पिछली स्लाइड में हम समझ चुके हैं। और इस जीएनपी से में से यदि मूल्यह्रास को क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो मूल्यह्रास को घटाने पर जो प्राप्त होता है, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाने पर जो प्राप्त होता है वो राशि क्या होती है, एनएनपी या नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना यदि कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है और साथ ही साथ स्थिर मूल्यों पर, यानी जब नेट नेशनल प्रोडक्ट की गणना कैसे की जाए, कारक लागत और स्थिर मूल्यों पर की जाए, तो उसे हम आधिकारिक रूप से क्या कहते हैं, देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो देश की राष्ट्रीय आय को यदि आधिकारिक रूप से हम कहें तो क्या होगी, स्थिर मूल्यों और कारक लागत पर जो एनएनपी होता है वही उस देश की क्या होती है, राष्ट्रीय आय होता है। अब आप प्रश्न करेंगे कि कारक लागत और स्थिर मूल्य क्या होते हैं, तो आने वाली कुछ स्लाइड में हम समझने वाले हैं कि कारक लागत और स्थिर मूल्य क्या होते हैं। आगे चलते हैं। लेकिन कारक मूल्य और स्थिर मूल्यों को समझने से पहले हम बात करें कि जो जीडीपी और एनडीपी होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को मापने के मात्रात्मक मापक होते हैं। क्या होते हैं, मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव मापक होते हैं। जबकि जीएनपी या एनएनपी क्या होते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय को मापने के गुणात्मक या क्वालिटेटिव मापक होते हैं। ऐसा क्यों, गुणात्मक मापक क्यों और मात्रात्मक मापक क्यों, उसके लिए हमें क्लास में पीछे जाना पड़ेगा और हम देखेंगे कि जब हमने जीएनपी और एनएनपी की गणना की थी तो विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को हमने देखा था, जबकि
जब हमने जीडीपी की बात करी थी तो हमने केवल देश की सीमा के भीतर की बात की थी। यानी कहने का तात्पर्य है, जब हम जीडीपी और एनडीपी की गणना करते हैं तो हम क्या करते हैं, केवल देश के भीतर की बात करते हैं, देश की सीमाओं के भीतर की बात करते हैं, बाह्य कारकों का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, केवल मात्रात्मक मापक कहलाते हैं। जबकि जीएनपी और एनएनपी में क्या होता है, बाह्य प्रभाव क्या रहता है, इंक्लूड रहता है। बाह्य प्रभाव इंक्लूड क्यों रहता है, क्योंकि जीएनपी और एनएनपी की गणना करने में हमें बाह्य प्रभाव को देखना पड़ता है। कौन से बाह्य प्रभाव को, विदेशों से प्राप्त होने वाली, विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को हमें देखना पड़ता है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि बाह्य कारकों से जीएनपी और एनएनपी प्रभावित होते हैं। इसी कारण ये राष्ट्रीय आय के क्या हैं, गुणात्मक मापक हैं। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है, या यूं कह सकते हैं जीडीपी की जब गणना की जाती है, तो उसमें किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, किन को नहीं किया जाता। तो मध्यवर्ती जितनी भी वस्तुएं हैं उनको सम्मिलित जीडीपी की गणना में नहीं किया जाता है। जीडीपी जैसा हमने समझा था, जीडीपी क्या होते हैं, उत्पादित होने वाली देश के भीतर जो भी उत्पादित वस्तु और सेवा हैं उनका मौद्रिक मूल्य या मॉनेटरी वैल्यू। तो मॉनेटरी वैल्यू को यदि गिना जा रहा है तो उसमें विशेष ध्यान क्या रखा जाएगा कि प्रत्येक वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को नहीं गिना जाएगा, केवल अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुएं सेवाओं के मूल्य को गिना जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं जो उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में काम आती हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को नहीं देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माना कोई लोहे की चादर है और ये लोहे की चादर किस काम आती है, बाइक बनाने की फैक्ट्री में काम आती है, और इस लोहे की चादर से ढालकर बाइक का क्या बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है। तो बाइक जो उत्पादन हुआ है उसके मूल्य को तो जीडीपी में गिना जाएगा, लेकिन इस लोहे की चादर के मूल्य को जीडीपी के उत्पादन में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि लोहे की चादर बाइक बनाने के लिए केवल और केवल एक मध्यवर्ती वस्तु थी। तो इसका तात्पर्य है कि जीडीपी की कैलकुलेशन में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, केवल अंतिम उत्पादित वस्तुएं सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। उसके अतिरिक्त जीडीपी में ट्रांसफर ऑफ पेमेंट मतलब सामाजिक सुरक्षा के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको भी नहीं गिना जाता। वेतन पेंशन के रूप में जो पैसा दिया जाता है उसको भी नहीं गिना जाता है जीडीपी की कैलकुलेशन में। तो ये बात की कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं, कौन सी शामिल नहीं होती। अब हम बात करेंगे कि जीडीपी का कैलकुलेशन करता कौन है। तो जीडीपी का कैलकुलेशन एक संस्था सीएसओ, जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन ये सीएसओ आता है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, देश की जीडीपी की गणना या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अब अगला जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि ये जो गणना की जाती है वो जीडीपी की किस प्रकार से की जाती है। तो जब भी जीडीपी की गणना की जाती है या राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, वो एक तो कारक लागत पर की जाती है और एक बाजार लागत पर की जाती है। आइए समझते हैं क्या होते हैं कारक लागत और क्या होती है बाजार लागत। तो कारक लागत का तात्पर्य हम देखते हैं। कारक लागत का तात्पर्य है जब भी क्या होता है, किसी भी वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है, तो उस वस्तु के उत्पादन में कुछ कारक लगते हैं, कुछ फैक्टर्स लगते हैं। और वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो रेंट, यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन होगा तो उसमें क्या चाहिएगी, भूमि चाहिएगी जहां पर उस वस्तु का उत्पादन होगा। उस भूमि का क्या चुकाया जाएगा, किराया चुकाया जाएगा। यानी पहली जो चीज लगेगी वो लगेगी रेंट। दूसरा उत्पादन में क्या लगेगी, मजदूरी या वेजेस। उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम लगेगा, श्रम के बदले क्या देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी। उत्पादन के लिए पूंजी आवश्यक है और पूंजी के बदले क्या चुकाना होता है उत्पादनकर्ता को, ब्याज। और फिर इन सब प्रक्रम से क्या हो जाता है, उत्पादन हो जाता है। लेकिन उत्पादन होने के बाद जो उत्पादन करता है उसका प्रॉफिट भी क्या रहता है, उसमें इंक्लूड रहता है मूल्य, उसके मूल्यों में।
तो इस प्रकार किसी भी वस्तु के उत्पादन में किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ को जब हम सम्मिलित कर देते हैं तो ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वस्तु के उत्पादन का कारक कहलाती हैं या फैक्टर्स कहलाती हैं। इन सब के मूल्यों को यदि जोड़ दिया जाए तो वो उस वस्तु का कारक लागत पर मूल्य कहलाता है। फैक्टर कॉस्ट पर क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। तो सबसे पहले जो जीडीपी की जब कैलकुलेशन की जाती है तो वो कैलकुलेशन किस पे की जाती है? कारक लागत पर की जाती है कि इस वस्तु के उत्पादन में कौन कौन से कारक लगे हैं, उन कारकों के मौद्रिक मूल्य को यदि जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? कारक लागत पर क्या निकल जाती है? जीडीपी निकल जाती है। दूसरा, जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है बाजार लागत। अब बाजार लागत में क्या होता है? देखिए, उत्पादनकर्ता क्या करेगा? जैसे मैंने आपको बताया, उत्पादनकर्ता के उत्पादन में क्या क्या चीजें लगेंगी? पहला मैंने आपको बता दिया, किराया लगेगा, फिर क्या लगेगी? मजदूरी लगेगी, मजदूरी के बाद में क्या लगेगा? ब्याज लगेगा, और ब्याज के साथ में चौथी जो चीज लगेगी वो उस उत्पादनकर्ता का लाभ। इन चारों को मिला के क्या होगा? कारक लागत पर मूल्य निकलेगा या कारक लागत पर जीडीपी प्राप्त होगी। ठीक है, तो कारक लागत पर जीडीपी प्राप्त होगी। लेकिन जो फैक्टर लगे हैं, क्या उसी कोस्ट पे आगे उस वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है? जी नहीं। उसके साथ साथ में उस वस्तु के मूल्य को दो चीजें और प्रभावित करती हैं। पहला, सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सेस जो कि मूल्य को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ टैक्सेस भी सरकार लगाएगी तो मूल्य बढ़ जाएगा। साथ ही साथ सरकार द्वारा कई बार क्या दी जाती है? मूल्यों पर छूट दी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? सब्सिडी। यानी इस कारक लागत की जो जीडीपी प्राप्त हुई है उसमें टैक्सेस, सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस को हम जोड़ दें और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को हम घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? बाजार लागत पर, यानी बाजार लागत पे क्या प्राप्त हो जाएगी? जीडीपी प्राप्त हो जाएगी। तो जीडीपी का कैलकुलेशन दो तरीकों से हमने देखा। पहला तरीका कारक लागत पर, जिसमें क्या किया जाता है? जितने भी वस्तु के उत्पादन में कारक लगे हैं उनके मूल्य को जोड़ दो तो वो कारक लागत पर जीडीपी प्राप्त हो जाती है। जो कारक लागत पर जीडीपी प्राप्त हुई उसमें हम क्या जोड़ दें? सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्सेस को जोड़ दें और सब्सिडी को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? बाजार लागत पर जीडीपी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार दो अन्य आधारों पर भी जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है। कारक लागत और बाजार लागत तो हमने देख लिया, लेकिन ये कारक लागत और बाजार लागत क्या होता है? कौन से वर्ष के मूल्यों के आधार पर देखी जाए। यानी 2010 के मूल्यों पर 2010 में कारक लगते थे, कारक जो लगते थे उत्पादन में, 2010 के कारकों को गिना जाए या 11 के कारकों को गिना जाए या 2023 के कारकों को गिना जाए, ये प्रश्न हमारे सामने है। तो इसमें क्या होता है? जब भी जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है तो दो तरीके से की जाती है। एक तो वर्तमान वर्ष के मूल्य, जिनको हम क्या कहते हैं? करंट प्राइस या चालू मूल्य। तो चालू मूल्य या करंट प्राइजेस के आधार पर क्या देखा जाता है? जो कारक लगते हैं वस्तु के उत्पादन पर उनको देख लिया जाता है, तो क्या निकल जाती है? हमारी करंट प्राइस पर जीडीपी निकल जाती है। और दूसरा तरीका है स्थिर मूल्यों पर, यानी कि स्थिर जो मूल्य होते हैं उन मूल्यों के आधार पर जब जीडीपी निकाली जाती है तो उसे कांस्टेंट प्राइस पर जीडीपी कह देते हैं। ठीक है, एग्जांपल, जैसे माना कोई भी देश है, कोई देश ए है, इसकी 2011 की जीडीपी हम देखें और 2012 की यदि हम जीडीपी देखें। ए देश की हम क्या देख रहे हैं? एक तो 2011 की जीडीपी देख रहे हैं और एक 2012 की जीडीपी हम देख रहे हैं। और दोनों किस किस मूल्य पे हम देखेंगे? स्थिर मूल्य पर भी हम देखेंगे और किस मूल्य पर हम देखेंगे? करंट प्राइस या चालू मूल्यों पर भी हम देखेंगे, चालू मूल्यों पर भी देखने वाले हैं। अब स्थिर मूल्यों पर देखने का तात्पर्य है कि वर्तमान वर्ष से पूर्व के किसी भी वर्ष को क्या पकड़ लेते हैं? हम स्थिर मूल्य पकड़ लेते हैं और उस वर्ष के मूल्यों को हम आधार मानकर चलते हैं। अब माना इस देश ए में क्या हुआ? 30 साबुन का क्या हुआ? उत्पादन हुआ। केवल माना इस देश में क्या हो रहा है? 2011 में केवल 30 साबुन का ही क्या हुआ? उत्पादन हुआ। और 2011 की हम बात कर रहे हैं, 2 वर्षों में हम दो चीजों में बात कर रहे हैं, स्थिर मूल्य और चालू मूल्य पर। इसी देश में 30 साबुन का उत्पादन हुआ, लेकिन जब हम बात करेंगे स्थिर मूल्यों की तो इसका तात्पर्य क्या है कि 2011 से पूर्व के किसी वर्ष के मूल्यों की हम बात कर रहे हैं। माना वो मूल्य कब के हैं? 2005 स्थिर वर्ष माना जाता है।
ठीक है। जब 2005 को आधार वर्ष माना तो इस 30 साबुन के जो मूल्यों की गणना की जाएगी, मौद्रिक मूल्य जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, 2005 के जो मूल्य साबुन में थे उनको लिया जाएगा। माना कितने रुपए मूल्य था उस वक्त, 5 रुपए। तो जीडीपी 2011 में जो निकल कर आएगी वो कितनी होगी, 150 रुपए, 30 गुणा 5। अब 2011 के लिए यदि हम चालू मूल्यों पर जीडीपी की गणना करेंगे तब क्या होगा, हम जो साबुन का मूल्य लेंगे वो क्या लेंगे, चालू वित्तीय वर्ष का लेंगे। और अब माना मूल्य कितना है, 7 रुपए साबुन का मूल्य है, तो जीडीपी कितनी निकल के आई, 210 रुपए। यानी एक ही वर्ष की जीडीपी जो यूनिट उत्पादन हो रही है वो समान हो रही है, लेकिन जब हम करंट प्राइजेस में गणना कर रहे हैं जीडीपी की तो जीडीपी कितनी निकल के आई, 210 रुपए। जबकि स्थिर मूल्यों पर यदि हम गणना करते हैं तो जीडीपी कितनी निकल के आई, 150 रुपए। तो ये था किसका कॉन्सेप्ट, कि स्थिर मूल्य और चालू मूल्यों पर जीडीपी की गणना किस प्रकार होती है। और सदैव हमने देखा कि चालू मूल्यों पर जो जीडीपी होती है वो अपेक्षाकृत अधिक निकल कर आती है किससे, स्थिर मूल्यों की। स्थिर मूल्य और चालू मूल्य क्या होते हैं, इनको हमने समझ लिया। अब इन स्थिर मूल्यों, चालू मूल्यों, कारक लागत और बाजार लागत के आधार पर जीडीपी के कैलकुलेशन की विधियां कौन कौन सी हैं उसको हम अगली क्लास में समझने वाले हैं। तो अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।